मैं प्रकाश पांडे प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भारत के भूगोल में हम लोग देखेंगे गंगा तंत्र के बारे में, गंगे सिस्टम के बारे में। गंगा तंत्र का मतलब है गंगा और गंगा की सहायक नदियां। गंगा और गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम बातें करेंगे। गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ पे गिरती है, इसमें जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, कौन दाहिने तट पे सहायक नदी है, कौन बाएं तट पे सहायक नदी है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गंगा के बारे में हम बातें करें तो गंगा उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पंचप्रयाग का निर्माण करती है। पंचप्रयाग का निर्माण करती है और इसे पंचप्रयाग में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से प्रयाग को शामिल किया जाता है, आपको जानकारी के लिए बता दें। कई बार प्री में सवाल पूछा जाता है कि इस पंचप्रयाग में किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो इलाहाबाद का जो प्रयागराज है, जो संगम है, इस प्रयाग को सम्मिलित नहीं किया जाता है। सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि गंगा कैसे पंच प्रयाग बनाती है और कौन कौन उसकी सहायक नदी है, उस पर हम एक मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर देखें, हमने ये टोटल गंगा सिस्टम को बनाने का काम किया है, गंगे सिस्टम को दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखें, ये है गोमुख, ये है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गोमुख है और इसी गोमुख के समीप पे गंगोत्री ग्लेशियर है। इसी गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा भागीरथी के रूप में निकलती है। उसका नाम, जब वो गंगोत्री से निकलती है, गोमुख से निकलती है, तो उसका नाम होता है भागीरथी। भागीरथी नदी के नाम से पुकारा जाता है इसे। और यही भागीरथी नदी पहुंचती है टिहरी गढ़वाल, जिससे टिहरी गढ़वाल में एक नदी आके इसमें मिल जाती है, जिसे भिलंगना नदी कहा जाता है, जिसे भिलंगना के नाम से पुकारा जाता है। और इसी भिलंगना और भागीरथी के जहाँ पे मिलन है, उसी मिलन पर टिहरी प्रोजेक्ट बनाया गया है। वहीं पर देखा जाए तो स्वामी राम तीर्थ सागर जलाशय बनाया गया है, जिसमें टिहरी जो शहर है पुराना, वो जल समाधि ले चुका है। और यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण करती है गंगा, जिसे नंद प्रयाग कहा जाता है। और ये नंद प्रयाग भिलंगना और गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी के मिलने से बनता है। तो एक प्रयाग बना नंद प्रयाग। उसके बाद यहाँ से गंगा आगे बढ़ती है नंद प्रयाग से, और नंद प्रयाग से बढ़ने के बाद वह देव प्रयाग में पहुँचती है। और इससे देव प्रयाग में गंगा किसके आने का इंतज़ार करती है? अलकनंदा के आने का इंतज़ार करती है। अलकनंदा के आने का इंतज़ार करती है। तो हम अलकनंदा का जन्म देख लें कि कैसे होता है। अलकनंदा का जन्म कैसे होता है, उस पर बातें कर लें। तो यहाँ पर देखा जाए, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से दो जलधारा, पतली सी जलधारा निकलती है। एक का नाम है धौली गंगा और एक का नाम है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों जलधारा निकलती है और निकलने के पश्चात एक प्रयाग में आके मिलती है, जिससे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। और इसी विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों मिलकर विष्णु प्रयाग बनाती है। और विष्णु प्रयाग से ही अलकनंदा का जन्म हो जाता है। और इसी अलकनंदा में आगे चलकर एक पतली सी नदी जो नाले जैसी है, वो आके मिल जाती है, जिससे पिंडार नदी कहा जाता है। और ये पिंडार नदी अलकनंदा में जाके कर्णप्रयाग में मिलती है। और कर्णप्रयाग में जहाँ पे पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है, ये
ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है, धार्मिक स्रोतों से पता चलता है कि कर्ण वहीं पे पूजा किया करता था। वहाँ पे कर्ण देव का मंदिर भी है, वहीं पर गंगा में जाके पूजा किया करता था प्रातःकाल कर्ण। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कर्णप्रयाग के नाम से फेमस है। और यहाँ से अलकनंदा इस प्रयाग को बनाने के बाद आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखा जाए तो चोराबाड़ी ग्लेशियर है, और उसी चोराबाड़ी ग्लेशियर देखा जाए तो कहाँ पे स्थित है, ये बद्रीनाथ के समीप स्थित है। और उसी चोराबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, और वो मंदाकिनी नदी सीधे आती है अलकनंदा में मिलती है, और जहाँ पे अलकनंदा में मिलती है वहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होता है, जिससे प्रयाग को हम रुद्रप्रयाग के नाम से पुकारते हैं, रुद्रप्रयाग के नाम से पुकारते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक सवाल और भी है, कभी पूछ दिया जाता है केदारनाथ है किस नदी के तट पे है, और बद्रीनाथ है किस नदी के तट पे है। केदारनाथ देखा जाए तो मंदाकिनी के तट पे है, और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पे है। अलकनंदा नदी के तट पे है। चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ के समीप स्थित है, केदारनाथ पहाड़ी के समीप स्थित है। तो यहाँ पे फिर यहाँ से देखा जाए रुद्रप्रयाग बनाने के बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है, और अलकनंदा और भागीरथी दोनों देवप्रयाग में मिलते हैं। और देवप्रयाग में मिलने के बाद यहीं से गंगा की उत्पत्ति होती है, और हरिद्वार के समीप गंगा पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे उतरते हुए मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। यहाँ पर देखें उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पंच प्रयाग को आप देख सकते हैं। 5 प्रयाग हमने बात किया, विष्णु प्रयाग है जो अलकनंदा 3 प्रयाग को बनाती है, और 2 प्रयाग भागीरथी बनाती है। तो यहाँ पे देखें, एक है विष्णु प्रयाग धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से बनता है। दूसरा है कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से बनता है। तीसरा है रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से बनता है। चौथा है देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनता है। और 5वां है, और वो है नंदप्रयाग, भिलंगना और भागीरथी के मिलने से बनता है। तो ये 5 प्रयाग है। 5 प्रयाग बनने के बाद देवप्रयाग से गंगा का जन्म हो गया। गंगा आगे बढ़ी, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद गंगा की जलधारा 2 भागों में बढ़ जाती है। जल वितरितताओं के कारण वहाँ पे 2 भागों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एक गंगा का जो जलधारा है वो हुगली के नाम से पुकारी जाती है, और वही हुगली के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक जलधारा पुनः भागीरथी के नाम से पुकारी जाती है, और उसी भागीरथी की जो जलधारा है वो बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से पुकारा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा किस नाम से पुकारी जाती है, पद्मा के नाम से पुकारी जाती है। जबकि वहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। और वही पद्मा और जमुना बांग्लादेश में जब मिल जाती है तो उस संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से पुकारा जाता है, और वही मेघना जाके बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अर्थात 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गंगा बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। जहाँ पे गिरती है उसी को गंगा सागर तट के नाम से पुकारा जाता है। अब यहाँ पर हम बातें कर लें तो इसे गंगा के ऊपर का जो तट होगा वह दाहिना तट होगा, नीचे से जो आके मिलने वाली नदियाँ होंगी वो बायां तट होगा। तो गंगा के दाहिने तट पे पश्चिम से पूरब की ओर कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, यह देखा जाए तो यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। एक बार ये क्वेश्चन यूपी कमीशन में भी पूछा जा चुका है, कई जगहों पे पूछा जाता है। तो इस पर भी बातें कर लेते हैं कि कौन कौन सी नदी है इसकी
पश्चिम से पूरब की ओर सहायक नदी। तो यहाँ पर देखें ये है रामगंगा नदी। ये रामगंगा नदी देखा जाए तो ये नैनीताल के समीप पहाड़ी से निकलती है और निकलने के पश्चात जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होते हुए, जो उत्तराखंड का फेमस भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उसी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए यह रामनगर होते हुए पहुंच जाती है कनौज। और उसी कनौज के समीप देखा जाए तो ये कहाँ पर मिल जाती है, ये गंगा में मिल जाती है। कई बार पूछा जाता है कि रामगंगा नदी किस जिला में, उत्तर प्रदेश के किस जिला में गंगा में मिलती है, तो उसका एक लाइन में आंसर है और वो है कनौज जिला में मिलती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बता दें, उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा डैम, सबसे ऊंचा बांध है वो रामगंगा बांध है। रामगंगा बांध है जो सबसे ऊंचा बांध है, इसी नदी के तट पे बनाया गया है, रामगंगा नदी के तट पे। आगे हम बात कर ले बरुणा नदी, ये भी गंगा की सहायक नदी है और बरुणा 80 के संगम पे मिलती है और उसी के संगम पे बसा है एक प्राचीन नगरी जिसे वाराणसी कहा जाता है। बरुणा और 80 के संगम पे बसे होने कारण वाराणसी के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद देखा जाए तो गोमती नदी है और गोमती नदी कहाँ से निकलती है, पीलीभीत के एक दलदल से निकलती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन ऐसी गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र है, कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है और वो जाता है गोमती नदी। गोमती नदी पीलीभीत के दलदल से निकलती है, मैदानी क्षेत्र से निकलती है और वहाँ से सीतापुर, नमिसरायण, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर जिला में जाके गंगा में मिल जाती है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश के किस जिला में गंगा में मिलती है, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है और वो जाता है गाजीपुर जिला में जाके मिलती है। आगे देखा जाए तो घाघरा नदी नेपाल से निकलती है और नेपाल से निकलने के पश्चात इसी का अब नाम बदल के उत्तर प्रदेश में सरयुग नदी कर दिया गया है। ये सरयुग नदी अयोध्या, आजमगढ़ है और मऊ, बलिया होते हुए बिहार चली जाती है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी बनाती है और उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा बनाते हुए छपरा के समीप गंगा में मिल जाती है। घाघरा के बाद देखिए गंडक नदी नेपाल से निकलती है, ग्रेटर हिमालय से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए ये पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। आगे देखें कोसी नदी नेपाल से निकलती है, भागलपुर के समीप आके गंगा में मिल जाती है। महानंदा नदी भी देखा जाए तो नेपाल से निकलती है और गंगा में आके मिल जाती है। तो इस तरह देखा जाए तो ये दाहिने तट पे, गंगा के बाएं तट पे मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं जो ऊपर से आके मिलती है। ये एक तरह से बाएं तट पे मिलने वाली नदियां हैं। गंगा के दाहिने तट पे कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं, एक तो इलाहाबाद के समीप यमुना नदी मिल जाती है और दूसरा देखा जाए तो कौन सी नदी मिलती है, सोन नदी मिल जाती है। सोन नदी मिल जाती है जो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से निकलने के पश्चात वह आके पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। तो ये है गंगा का तंत्र जिस पर हमने बातें किया। यह वीडियो अच्छा लगा है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।